पुतिन यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। उनके ड्रोन यूक्रेनी फौजी ठिकानों पर आग उगल रहे हैं। ये सुमी से लेकर ज़ेपोरिज़्हिया तक रूसी फौज तेजी से आगे बढ़ रही है। रूसी ड्रोन चुन चुनकर यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतार रही है। रूस ने यूक्रेन पर फैब 3000 बमों का इस्तेमाल भी तेज कर दिया है। रूसी फैब 3000 ग्लाइडेड बम आसमान से मौत बनकर टूट रहे हैं और शहर के शहर खत्म हो रहे हैं। दिन हो चाहे रात, यूक्रेन को पुतिन कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। ये सुमी की तस्वीरें हैं जहां एनबीसी प्रोटेक्शन ब्रिगेड ने यूक्रेनी किलेबंदी को ध्वस्त करके इस पूरे इलाके में बफर जोन बना दिया है। नीपर में रूसी ओसा AKM एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही ध्वस्त कर दे रहे हैं। उधर यूक्रेनी पोस्टों पर लगे अमेरिकी पेट्रियट सिस्टम रूसी हमले रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। रूसी ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइल तेजी से अमेरिकी पेट्रियट सिस्टम को तबाह करती नजर आ रही है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच ज़ेलेंस्की की सेना अब गुरिल्ला स्टाइल में युद्ध लड़ रही है। ये लुहांस्क के क्रेमिना की तस्वीरें हैं जहां यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी ठिकानों पर हमला करके बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन की फौज अब रूस की एनर्जी साइट्स और पोर्ट्स को टारगेट कर रही है। यूक्रेन के नेपच्यून मिसाइल ने रूस के नोवोरोसिस्क पोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जिस पैमाने में पुतिन ने यूक्रेन में तबाही मचाई है, उसे देखकर लगता है कि इसी दिसंबर में वो इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ये खेरसोन का मंजर है। रूसी बमबारी के बाद यहाँ इस कदर तबाही मची कि पूरा शहर कब्रिस्तान जैसा नजर आने लगा। ये यूक्रेन की राजधानी कीव है। यहाँ पूरी रात मिसाइलें बरसती रही, बम गिरते रहे, ड्रोन फटते रहे। ये पुतिन का आक्रोश है जिसमें कीव जल रहा है, आग बरस रही है, लोग मर रहे हैं। नवंबर में कीव पर रूस का ये सबसे बड़ा हमला है। ये कितना डरावना और खौफनाक है, इसका अंदाजा हमले के वक्त अपने घर की बालकनी में मौजूद इस शख्स की रिकॉर्डिंग से पता चलता है। आधे घंटे के अंदर धमाके ही धमाके होते हैं। कीव पर मिडनाइट अटैक में रूस ने 18 मिसाइलों से हमला किया। इनमें 9 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें, 6 कैलिबर क्रूज मिसाइलें और 3 किंजल मिसाइलें शामिल हैं। एक हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का भी इस्तेमाल किया, जिसे समंदर से दागा गया था। कीव में जर्मनी और अमेरिका से मिले पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए रूस ने इस बार बहुत कम ऊंचाई पर ड्रोन फायर किए। ड्रोन की बौछार की गई। एक साथ 430 ड्रोन दागे गए। रूसी हमले में कीव में 6 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रूसी हमले में दर्जन भर से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई। इस अपार्टमेंट को देखिए, सोचिए इसे खरीदने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा। ये आलीशान अपार्टमेंट भी रूसी हमले में तबाह हो गया। इस अपार्टमेंट के 4थे फ्लोर से 8वें फ्लोर तक सब कुछ बर्बाद हो गया। रूसी मिसाइल जब इस अपार्टमेंट से टकराई तो क्या हुआ, वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। फ्लैट में कोई सामान नहीं बचा, चारों तरफ मलबा ही मलबा है। मारिया भी उसी बिल्डिंग में रहती है जहां रूसी मिसाइलें टकराई। उनके बालों में आग लग गई। उनके पड़ोसियों की मौत हो गई। एक लड़की अपनी 80 साल की बूढ़ी मां से मिलने आई थी, वो भी इस हमले में मारी गई। वो खुशकिस्मत रही कि बच गई। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, बस एहसास हुआ कि मेरे बालों में आग लग गई है। मैं ऐसे ही आग बुझाने लगी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं तो कुछ भी देख ही नहीं पा रही हूँ। मैंने अपनी टॉर्च जलाई। मैंने देखा कि मेरा कुत्ता डर के मारे थोड़ा दूर कूद गया था। मैंने जब पलट कर देखा तो कोई दीवार नहीं थी, बस एक पड़ोसी का अपार्टमेंट था। पड़ोसी चीख रहा था, कोई दरवाजा नहीं था और आग की लपटें सामने से दरवाजे से अपार्टमेंट में घुस रही थी। मैंने अपने कुत्ते मीरा को पकड़ा और गेट से नीचे आई।
Котів так і не назвалися, я не знаю, де вони. कीव प्रांत के 9 जिलों में एक साथ रूस ने हमला किया। मेन टारगेट यूक्रेन की एनर्जी कंपनियां और गैस प्लांट थे। इसके अलावा नाटो के हथियार जमा करने वाली मिलिट्री डिपो और यूक्रेन आर्मी के लिए हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां थी। हालांकि हमले में कई रिहायशी बिल्डिंग और स्कूल भी आ गए। 2 квартири, і в них 3 люди. मेरे घर के बगल वाले 2 फ्लैट में 3 लोग मारे गए। मेरे पड़ोसी और उनके पिता छत गिरने से मारे गए। बगल वाले अपार्टमेंट में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा थी। उनकी बेटी उनसे मिलने आई थी। दीवारों के मलबे से उनका शव बरामद हुआ है। І недавно тільки вони змогли. यूक्रेन जिस तरह से रूस की तेल कंपनियों और रिफाइनरी पर लगातार हमले कर रहा है, पुतिन अब उसका बदला कीव से ले रहे हैं। 1360 दिन की लड़ाई में ऐसा पहली बार हुआ है जब पुतिन ने जिरकॉन जैसी घातक मिसाइल का इस्तेमाल करने की छूट दे दी। रूस की जिरकॉन मिसाइल मैक 9 यानी करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रहार करती है। ये 1,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। जिरकॉन स्क्रैम जेट पावर मिसाइल है जो हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरने पर भी रास्ता बदलने की क्षमता रखती है। जब तक इसे रडार पकड़ पाते हैं, ये टारगेट पर पहुंच जाती है। इसमें लगा 400 किलोग्राम का वॉरहेड जहां गिरता है, वहां ऐसी ही तबाही मचती है। ये रात जेलेंस्की कभी नहीं भूलेंगे जब पुतिन ने उनकी राजधानी को चारों तरफ से घेर कर आग बरसाई। ये यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा है। अक्टूबर तक यहाँ कभी कभार ही हमले होते थे। अब हर हफ्ते यहाँ रूसी बमबारी हो रही है। बीती रात यहाँ रूस ने एक बार फिर FAB-300 और FAB-500 बमों से हमला किया, जिनकी चपेट में आने से दर्जनों कारें और मकान बर्बाद हो गए। ओडेसा में रूसी हमलों में 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। सर्दियों में जिनके मकान बर्बाद हो गए हैं, उनके सामने अब ठंड मौत बनकर खड़ी है। सेंट्रल और साउथ यूक्रेन में जहां रूसी सेनाएं मिसाइलों और ग्लाइडर बमों से अटैक कर रही हैं, वहीं पूर्वी यूक्रेन में जहां रूसी फौजें कब्जा करने में जुटी हैं, वहां तोपखाने से भारी गोलीबारी चल रही है। सुमी और नेप्रोपेट्रोवस्क प्रांत में रूस का वोस्टोक बैटल ग्रुप अब बहुत तगड़े हमले कर रहा है। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड के कमांड सेंटर तोपखाने से उड़ाए जा रहे हैं। यूक्रेन की इन्फेंट्री डिवीजन जहां जहां मौजूद है, वहां चुन चुन कर बमबारी की जा रही है। रूस ने 24 घंटे में खेरसौ प्रांत में 34 बस्तियों पर हमले किए हैं, जिसमें वहां एडमिनिस्ट्रेटिव दफ्तर भी तहस नहस हो गया है। रूसी फौजें ताबड़तोड़ बमबारी करती हुई निकोपोल और सिनेलनिकोव की तरफ बढ़ रही हैं। दोनेत्स्क और प्रोकोवस्क में कब्जे के बाद अब रूसी सेनाएं क्रोमोटॉर्स्क और लिमान कस्बे पर हमले शुरू कर चुकी है। खार्किव में रूसी बमबारी ने 9 और बस्तियों को खंडहर कर दिया है। Тільки сьогодні, тільки в одному Києві. केवल कीव में रूसी हमले में 6 लोगों की मौत हुई है। मेरी संवेदनाएं इस परिवार में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ हैं। 30 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें बच्चे भी हैं। इसके अलावा भी हमारे दूसरे शहरों और गांवों में हमले हुए हैं। यूक्रेन को वो सब कुछ करना होगा जिससे कि रूस के हमलों का जवाब दिया जा सके। हमारे हथियार, अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां और राजनीतिक दबाव रूस पर काम कर रहे हैं। उनका और ज्यादा असर होगा। І працюватиме більше. पुतिन ने अब यूक्रेन के एक और शहर मिर्नोग्राद को घेरने का आदेश दिया है। रूसी फौजें मिर्नोग्राद की तरफ बढ़नी शुरू हो गई हैं। पैदल ही रूसी सेनाओं का एक दस्ता बढ़ चुका है। यहाँ रूसी फाइटर पायलटों ने पहले ही भीषण बमबारी करके यूक्रेनी फौज को खदेड़ दिया है। रूसी बमबारी के बाद मिर्नोग्राद का बड़ा इलाका सुनसान दिख रहा है। यहाँ की खामोशी तभी टूटती है जब रूसी फाइटर जेट बमबारी करते हैं। मिर्नोग्राद के कुछ हिस्सों में अब भी भीषण लड़ाई चल रही है। यहाँ हमले के बाद जर्जर पड़ी एक इमारत में जैसे ही रूसी झंडा फहराकर पुतिन की फौज गई, वहां यूक्रेन ने भीषण हमला कर दिया। आगे पुतिन का इरादा और विध्वंस का है। ये तबाही सिर्फ यूक्रेन तक नहीं होगी, इसका खामियाजा नाटो देशों को भी भुगतना पड़ेगा। इसका ट्रेलर पुतिन ने फिर दिखाया है। पुतिन ने साइलो से अपनी एक और परमाणु मिसाइल निकाली है। इसे मोर्चे पर तैनाती के लिए रवाना कर दिया गया है। रूस ने इस मिसाइल का नाम तो नहीं बताया, लेकिन संकेत जो दिया है उससे एक्सपर्ट ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये ऑरिशनिक मिसाइल है जो परमाणु वॉरहेड से लैस है। माना जा रहा है कि पुतिन ने इसे बेलारूस भेजा है। ऑरिशनिक मिसाइल मैक 10 की रफ्तार से चलती है। यूरोप की किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। ये 1000 से 5500 किलोमीटर तक परमाणु तबाही ला सकती है। इसमें 6 से 8 परमाणु वॉरहेड एक साथ भेजे जा सकते हैं।
2024 में रूस ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर इसे दागा था। हालांकि तब इसमें परंपरागत वॉरहेड लगा था। इसे फिर मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। ऑरेशनिक मिसाइल की जद में नाटो के सभी यूरोपीय देश आते हैं। पुतिन जहां चाहेंगे वहां ऑरेशनिक मिसाइल से हमला कर सकते हैं। पुतिन का गुस्सा एक बार फिर क्यों नाटो पर भड़का है? इसकी दो वजह हैं। नाटो में रूस का सबसे बड़ा विरोधी जर्मनी अपनी सेना का तेजी से विस्तार कर रहा है। अब जर्मनी में जो भी 18 साल का नौजवान है उसे मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर नौजवान खुद से आगे नहीं आते तो लॉटरी सिस्टम लागू किया जाएगा। 18 साल पूरा कर चुके जिस भी जर्मन नौजवान का नाम लॉटरी में निकलेगा उसे सेना में जाना होगा। जर्मनी अपने आर्मी पर्सनल की संख्या 2,60,000 तक बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा 2 लाख रिजर्व फोर्स भी तैयार कर रहा है। दूसरी बात जिससे पुतिन सबसे ज्यादा भड़के हुए हैं वो जर्मन चांसलर मर्ज का बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 18 साल तक के जो भी यूक्रेनी हैं, उन्हें जर्मनी से वापस कीव भेजा जाएगा। जेलेंस्की से भी जर्मन चांसलर ने कहा है कि वो यूक्रेन में आर्मी की भर्ती की उम्र 25 साल से घटाकर 18 साल कर देगी। इस समय यूक्रेन से आने वाले लोगों में एक बड़ा हिस्सा 18 से 24 साल के युवाओं का है। यूक्रेन में सैन्य सेवा के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल है। मैंने जेलेंस्की से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि ये नौजवान देश में ही रहें। उनकी जरूरत जर्मनी में नहीं बल्कि यूक्रेन में है। उन्हें ऐसे सभी लोगों की जरूरत है जो यूक्रेन में सैन्य सेवा देने में मदद कर सकें। इसलिए मैंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से इन दोनों मुद्दों पर फिर से बात की है। नाटो ने जेलेंस्की के सामने लाइन खींच दी है, या तो युद्ध उनके हिसाब से करो या फिर नाटो को जो करना है वो करेगा। नाटो की धमकी के बाद जेलेंस्की ने आनन फानन में ब्लैक सी के पास स्थित रूस की पोर्ट सिटी नोवोरोसिस्क पर बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेनी अटैक के बाद यहां परमाणु हमले जैसे शोले उठने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी पोर्ट सिटी पर तबाही मचाने के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। यूक्रेन का पलटवार कितना बड़ा था इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। रूसी शहर के ऊपर स्वार्म ड्रोन की बाढ़ आई हुई है। धमाकों का शोर दूर दूर तक सुनाई दे रहा है। रूसी शहर पर यूक्रेन इतना बड़ा ड्रोन अटैक नाटो की मदद के बिना नहीं कर सकता। यूक्रेन के हमले के बाद रूसी शहर की 4 बिल्डिंगें बर्बाद हो गई। 2 घरों में आग लग गई। यूक्रेन का निशाना यहाँ रूस का शेख खारिस ऑयल ट्रांसपोर्टेशन कॉम्प्लेक्स था, जो ब्लैक सी रूसी तेल की सप्लाई में सबसे बड़ा रोल निभाता है। जेलेंस्की ने रूसी कब्जे वाले क्रीमिया और ज़ेपोरिज़िया में फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से हमले किए। यूक्रेन ने एक ड्रोन फैसिलिटी सेंटर, हेलीकॉप्टर पार्किंग और रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइल 3000 किलोमीटर की रफ्तार से हमला करती है। ये 900 किलोमीटर तक टारगेट को तबाह कर सकती है। इसमें 1150 किलो वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। ये तस्वीरें ज़ेपोरिज़िया की है, जहां यूक्रेनी एयरफोर्स ने GBU-62 बम गिराकर एक ब्रिज को तबाह कर दिया। यूक्रेनी फाइटर जेट्स रूसी कब्जे वाले इलाकों में अचानक घुसे और बमबारी करने के बाद बचकर निकल गए। यूक्रेनी हमलों से तमतमाए रूस ने दो टूक कह दिया कि नाटो हो या जेलेंस्की, सबको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
clique is ready to take any steps. कीव प्रशासन यूरोप में बसे यूक्रेनी नौजवानों को वापस लेने का जुगाड़ लगा रहा है। कीव की सरकार लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है, उन्हें वॉर फ्रंट पर झोंकने के लिए ऐसा साजिशन कर रही है। इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। Council, but at least to हालांकि जेलेंस्की पर नाटो लगातार दबाव बना रहा है। कीमत कुछ भी हो, उन्हें युद्ध से पीछे नहीं हटना है। ईयू के लीडर प्रॉक्सी वॉर के जरिए पुतिन को हराने का ख्वाब अब भी देख रहे हैं। इसके लिए वो हर एक यूक्रेनी जवान को रूसी तोपों के सामने भेजने की तैयारी में। Supporting Ukraine is a bargain compared to the cost of Russia's victory. Wars are lost by whoever runs out of money or soldiers first. जाहिर है लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली, आगे और विध्वंसक होने वाली है।